देखिए आज हम बहुत ही अच्छा रिएजेंट करने वाले हैं। जिल्मान रिएजेंट इसको बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में आता है, आपको पता ही है। दूसरी वाली बात है कि ये एल्केन प्रिपरेशन मेथड के लिए काम में लाया जाता है। किसके काम में लाया जाता है? बेसिकली एल्केन की प्रिपरेशन मेथड में काम में लाया जाता है। ठीक है, इससे हम लोग एल्केन बनाते हैं। वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है ना सारे बच्चों को? हाँ जी। यार ये नीचे ऊपर क्यों हो रहा है? चलो देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं जिलमान रिएजेंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। क्वेश्चन आते हैं इसके, ध्यान रखना। ये क्या होता है कि लिथियम का ओएमसी होता है। ओएमसी मेरे हिसाब से सारे बच्चे लगभग जानते होंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं ओएमसी। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास, आप लोग जानते हो ना सारे बच्चे, यूएमसी क्या होता है? कहाँ पे पढ़ा था हमने, पता है आपको? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब कोई ऑर्गेनिक पार्ट किसी मेटल से जुड़ा होता है तो हम उसको ओएमसी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या ये ओएमसी है या नहीं है, सारे बच्चे जानते हैं नहीं जानते हैं? देखो, ये कॉपर का आयोडाइड है। इसके बाद हमारे पास जो बनता है वो बनता है ये वाला CS3, सॉरी CS3 का होल ट्वाइस CuLi, ठीक है, प्लस Li। ठीक है, ये वाला होता है। और ज़रूरी नहीं कि सारा की सारा CS3 हो। कई बार कुछ भी एल्काइल ग्रुप यहाँ पर हो सकता है। जैसे मैं इसको अगर R मानूं तो वो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, R2CuLi। ठीक है, मतलब कॉपर का और लिथियम का सॉल्ट होता है और ये OMC होता है। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिलमान। अब क्वेश्चन ये है कि इसके यूजेस क्या है। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी कोई हैलोजन आता है, जहां पर भी हैलोजन आएगा, आपको बस उसको रिप्लेस करना है किसी ऑर्गेनिक पार्ट से। इसमें जो भी कोई ऑर्गेनिक पार्ट आपको दे रखा है उससे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया लाइक दिस, और यहां पर जिलमान रिएजेंट डाल दिया CuLi। अब आपसे पूछेगा बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बना। ध्यान रखिएगा, ये ब्रोमीन जाना है यहां से, और ये क्योंकि CS3 दे रखा है, इसमें से एक CS3 आना है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहां पे बना CS3, CH2, CH2 एंड CS3। एक कार्बन और बढ़ गया। अभी यहां पर 1 ब्रोमो प्रोपेन है, यहां पे आप देख रहे हो ब्यूटेन हो चुका है। मतलब एक कार्बन और बढ़ा देना है आपको। कहीं पर भी कोई ग्रुप आ रहा है आपको रिप्लेस करना है। जिलमान रिएजेंट में जो भी एल्काइल हैलाइड दे रखा है वो एल्काइल ग्रुप लगा के उसको बढ़ा देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपको सिस एंड ट्रांस की कंडीशन में कुछ ऐसे लिख के दे दे, ये आपको कुछ ऐसे लिख करके दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसे एल्काइल ग्रुप आया हुआ है, ये एल्काइल ग्रुप आया हुआ है। क्या आप लोग बता सकते हो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? क्या आप लोग बताओगे इसका प्रोडक्ट क्या होगा? गुड मॉर्निंग। लाइक करने की मैं नहीं कहूँगा, अपनी मेहनत हमेशा हम करते रहते हैं। आपसे भी कहते हैं कि आप भी करते रहो। अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो इंतज़ार करना। कोशिश हम लगातार करते रहेंगे। आपके लेवल तक पहुँचे ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश हमारी रहेगी कि आपको खुश रखने की। मतलब ये लगा रहेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ये Br है, ध्यान रखिएगा, ये CS3 तो है ही है,
ये H है, ये CH3 है। यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है बेसिकली कि C2H5 है, एल्काइल ग्रुप बदल गया है, पहले एल्काइल ग्रुप कोई दूसरा था, अभी कोई एल्काइल ग्रुप दूसरा आ गया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये इसको ऐसे बना देना है, ठीक है। मतलब इसका मतलब भी आप समझोगे तो वही है C2H5, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये जिलमान रिएजेंट है। अभी मैं कुछ दिनों के लिए ऐसे ही बोलूँगा, आपको वॉइस आ रही होगी वैसे, इसीलिए मैं बीच बीच में पूछता रहता हूँ। उसके बाद जब सही हो जाएगा गला तो चीख चीख के बोला करूँगा। अभी कुछ ऐसा ही है। देखो, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गया, बताइए इसका प्रोडक्ट क्या होगा। कौन बच्चा बताएगा इसका प्रोडक्ट क्या होगा। जिलमान रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोकार्बन चैप्टर से लिया गया है। एल्केन ज़्यादातर बनाने की उसमें आता है, ठीक है। बता रहे हो आप लोग। देखो ये जो ब्रोमीन है, अब मैं बार बार ब्रोमीन लगा रहा हूँ, जरूर नहीं ब्रोमीन आए, कुछ और भी आएगा तो आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा जनरली कि जो ब्रोमीन है वो चला जाएगा और CH3 आ जाएगा, ठीक है। टॉलुइन बन जाएगी। कुछ बच्चों ने आंसर भी दिया होगा, हाँ बिल्कुल सही है, रिकेता ने दिया है, टॉलुइन बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी एल्काइल है, जरूरी नहीं कि CH3 हो, C2H5 भी हो सकता है, कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, तो उसको आप लोग बना सकते हो, ठीक है। बस आपको करना क्या है, रिप्लेस करना है इधर। इधर जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा ज़्यादा जल्दी बन जाता है, इसलिए मैं कई बार ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बना देता हूँ। तो चलो, मतलब आपको ऐसे ही समझो कि ये CH3 लिखा हुआ है, ये CH2 लिखा हुआ है, ये CH2, ये CO लिखा हुआ है, ये CH2 लिखा हुआ है और ये CH3 लिखा हुआ है। आप लोग जानती हैं ऑलरेडी, उसमें कुछ नया नहीं है, सब कुछ पुराना है, बस जिलमान रिएजेंट का एप्लीकेशन नया है। हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने नहीं किए थे, इसलिए विद एग्जाम्पल सहित प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अब बताइए इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि ये यहाँ से चला जाएगा और यहाँ से जाने के बाद CH3, CH2, CH2, CO, CH2, CH3 लग जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारे पास कोई आ गया, देखो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, जैसे मान लो ये कीटोन लगा हुआ है, यहाँ से कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो पहले वाले को बोलते हैं अल्फा, दूसरे वाले को बीटा। तो अल्फा बीटा कोई मान लीजिए कार्बोनाइल ग्रुप आया हुआ है और जिलमान रिएजेंट आ जाए तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे मान लीजिए जिलमान रिएजेंट हमारे में आ गया, तो ऑलवेज रिमेंबर ये एक्चुअली में होता क्या है, ये इधर शिफ्टिंग हो जाएगी और शिफ्टिंग होकर के, अब देखा आपने यहाँ ब्रोमीन तो है नहीं, तो ब्रोमीन नहीं है तो ध्यान रखना वो डबल बॉन्ड पे ना बीटा पोजीशन पर अटैक करता है। ऑलवेज रिमेंबर अल्फा बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड में भी ये बीटा पोजीशन पर अटैक करता है। तो जिलमान रिएजेंट के मैंने आपको दो एप्लीकेशन बताए हैं, एक तो ये है कि हैलोजन को रिप्लेस करवाना है, दूसरा ये है कि जहां पर अल्फा और बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड आए तो आपको बीटा पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप को ऐड कर देना है। ठीक है, समझ गए? समझ गए होंगे, थोड़ा सा जब मैं लिखूंगा और समझ में आ जाएगी बात। क्या आपको समझ में आया? जरा टाइप करिए, क्या सारे बच्चों को समझ में आया? क्या सारे बच्चों को समझ में आया? इसका एप्लीकेशन आप लोगों को, जो भी बच्चा देख रहा है उसको समझ में आया नहीं आया? दो एप्लीकेशन है, ध्यान रखना। पहला एप्लीकेशन ये है, ध्यान से सुनो, जहां पर भी हैलोजन ग्रुप आ रहा है उसको रिप्लेस करना है बाय दी एल्काइल ग्रुप से। ठीक है। दूसरा इसका एप्लीकेशन है जहां पर भी अल्फा बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड आए
वहां पर बीटा पोजीशन पर डबल बॉन्ड को हटा करके एल्काइल ग्रुप को जोड़ देना है। ये इसका एप्लीकेशन है जिल्मान रिएजेंट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं समझता हूँ शायद सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, वेरी गुड। आप देखिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आईआईटी जेई का ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, नीट में आया हुआ है और इसका प्रोडक्ट आपको बताना है। थोड़ा मैंने ज़्यादा बड़ा लिख दिया है, वहाँ पे कंपाउंड छोटा आया था, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें एक चीज़ छुपी हुई है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और शायद आप लोग भी ढूंढना चाहेंगे। इसमें दोनों ही बातें छुपी हुई हैं। अब देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर बताएगा। जो हमने इसके एप्लीकेशन लिखे हैं वो दोनों ही बातें इसमें एक साथ डाल दी हैं मैंने। तो प्रायोरिटी बेसिस किसको निकाल करके ले जाओगे आप, अब आपका देखना है। चलिए, कौन बच्चा बताएगा, बोलो। हाँ जी, शेर सिंह राणा, बोलो जल्दी। अब इसमें दोनों बातें छुपी हुई हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये कार्बोनाइल है, ये अल्फा बीटा यहाँ पे है, और यहाँ पे CH2 करके आगे बढ़ा दिया Br। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप जब ये इस तरीके का आ जाए कि आपको लीविंग ग्रुप भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, तो आप लीविंग ग्रुप को प्रायोरिटी मानेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, वैसे इसके दो एप्लीकेशन है, मैंने अभी आपको बताया, आप बिल्कुल लिख लीजिए, सही जाएगा एकदम से। बट अगर प्रायोरिटी बेसिस पे आ जाए तो लीविंग ग्रुप जो है उसकी टेंडेंसी होती है। अब मान लीजिए कहीं पर ये नहीं आया होता तो अल्फा बीटा ही छोड़ देता, तो वहां हम अटैच कर देते, एक बॉन्ड तोड़ करके वहीं लगा देते बीटा पोजीशन पे, है ना। मतलब एक CH3 यहीं लगा देते अगर ये नहीं दे रखा होता तो। बट अगर हमें कंडीशनली दोनों ही दे दे तो दोनों के केस में ध्यान रखना लीविंग ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देते हैं हम लोग। तो हमारे पास आ गया CH3 CH2 CH2 CO CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। अच्छा, सही है, देखो सही है ना, इस तरीके से आंसर होगा। हाँ, अरे अनेक भी है, वेरी गुड, क्लियर है। और देखो बस मैंने ऐसे ही लिख रखे थे ये क्वेश्चन, मैंने कहा एक बार लिख करके देखते हैं। देखो ये तो आप कर ही दोगे, हमने अभी किए हैं। इसका आंसर आपको पता ही है, एक और CH3 बढ़ जाएगा। कब की बात चल रही है, जब जिल्मान रिएजेंट आ जाए तब की बात चल रही है। ठीक है, ये अपना क्या है, CuLi है ना। मान लो यही रिएजेंट आ जाए, आपको पता ही है, तो यहाँ से जाएगा, देख रहे हो आप लोग लीविंग ग्रुप, तो यहाँ से जाएगा तो CH3, अभी बताया था इसका आंसर CO CH3 CH3, और यहाँ CH3 है ही है तो CH3। ठीक है, अभी मैंने आपको नीचे यही डिस्कस कर रहा था, अल्फा बीटा है तो जिल्मान रिएजेंट आ जाए तो आपको ध्यान रखना है बीटा पोजीशन पर CH3 लगा देना है। लेकिन इसका एप्लीकेशन में एक चीज़ और बताऊंगा जहाँ पे आप कंफ्यूज कोई बच्चा हो सकता है, और क्योंकि मेरा काम है आपको कंफ्यूज बिल्कुल ना करना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंफ्यूजनों को निकालना। और अगर इसी तरीके से आपका रिदम थोड़ा सही रहा तो डेफिनेटली हम इनऑर्गेनिक फिजिकल पे भी काम करेंगे। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल के लिए आपका देखना बहुत ज़रूरी है, क्लास में आना भी बहुत ज़रूरी है। खैर कोई नहीं, देखिए इसमें क्या है, जो मैं एक चीज़ समझा रहा था आप लोगों को वो ये है कि मान लो ये हमारे पास अल्फा बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड है। ठीक है, अब वो क्या करता है, जैसे मान लो मैंने आपको सिखाया, ये चीज़ सिखाई, और कुछ बच्चे इतने जल्दीबाजी में रहते हैं कि यहाँ पर भी वेरिएशन आ रहा है, कभी 9 बच्चे, कभी 8 बच्चे, कभी 7 बच्चे, इतने जल्दीबाजी में रहते हैं कि हाँ जी मम्मी चाय दे दो, क्लास तो देख ली, मतलब थोड़ा देखते हैं फिर निकल लेते हैं, मानी छोड़ो। तो वो जल्दी वाले बच्चों को थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतनी जल्दीबाजी भी नहीं करनी है कि अच्छा अच्छा आ गया हमें तो जिल्मान रिएजेंट आ गया छोड़ो, ऐसा नहीं है, कुछ और घुमा के दे दे आपको, तो कैसे करना है इसको सॉल्व वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये है
मैंने अभी आपको बताया, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जिल्मान रिएजेंट है, तो बीटा पोजीशन पर क्या करेंगे कि इस तरीके से आप लगा देंगे, आपका आंसर बिल्कुल सही जाना है। बट वो कई बार क्या करता है, एग्जामिनर को घुमाना होता है तो वो कुछ ऐसे करके घुमा देता है CH3 MgBr, और यहाँ लिख देता है वाटर का हाइड्रोलिसिस इसी क्वेश्चन में। तो क्या आप लोग बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? कोई बच्चा बताएगा इसका आंसर क्या होगा? तो ऑलवेज रिमेंबर, ध्यान रखिएगा, दिस इज द जिल्मान रिएजेंट, बट दिस इज नॉट जिल्मान रिएजेंट, दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड से कोई लेना देना है नहीं उसे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जाएगी, यहाँ पे जाएगा, तो कुछ इस तरीके से होगा, ये नेगेटिव है यहाँ पे, ये पॉजिटिव से CH3 लग जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, ध्यान रखना, ये पॉजिटिव है। अब कुछ टाइम के लिए आप लोग देख रहे हो, कुछ टाइम के लिए O से MgBr लग जाएगा, सारे बच्चे जानते हैं ऑलमोस्ट। जब मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो इससे H+ आइंस यहाँ पे लग जाएंगे, ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं होगा। तो आपने क्या देखा कि जिल्मान रिएजेंट का अपना एक एप्लीकेशन है, मैं इस पे पूरा एक वीडियो बनाऊंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे, जब भी कभी क्लास आपके लूँगा। अभी तो मैं कुछ और कराने वाला हूँ आपको, लेकिन देख रहे हो आप लोग कि मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ये जो अल्फा बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड है उसका प्रोडक्ट ये है, बट जो जिल्मान रिएजेंट है उसका अलग से प्रोडक्ट है। तो हर किसी रिएजेंट की अपनी केमिस्ट्री होती है जिसको समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा एक कुछ बच्चों का कल बता रहे थे मुझे कि एरोमेटिक वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार आप लोगों को मैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और सिखा देता हूँ, ठीक है, फिर रिएजेंट की केमिस्ट्री कंटिन्यू रखूंगा। तो हमारा एक रिएजेंट अभी खत्म हो चुका है जिसका नाम है जिल्मान रिएजेंट। इसके दोनों एप्लीकेशन आपको समझ में आ जाने चाहिए कि ये कहाँ पे वर्क करता है। एक तो हैलोजन को रिप्लेस करने के काम में लाया जाता है, दूसरा वाला कहीं पर भी अल्फा बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड है तो वहां पर भी ये वर्क करता है, ठीक है, ये इसके वहां पे फंक्शन है। तो चलिए थोड़ा सा, कल कुछ बच्चों के डाउट थे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, आज मैं पहले ये क्लियर कर देता हूँ, फिर बैक टू बैक, क्योंकि रिएजेंट की केमिस्ट्री चल रही है तो इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो एक बार आप और रिकैप कर लीजिए थोड़ा सा, जिन बच्चों को आता भी है वो भी देख लीजिए, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। देखो 3 चीजें करा रहा हूं मैं आपको। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग सारे बच्चे जानते हैं कि सबसे पहले हर किसी को किसी का है इंतजार, मतलब यहाँ स्टेबिलिटी कैसे देखें, तो स्टेबिलिटी देखने के लिए ध्यान रखना, आ रही है, हर समय करते रहते हैं, आ रही है, आ रही है, क्या आ रही है, MBBS में सीट आ रही है, क्या आ रही है, IIT JEE में 100% आ रहे हैं। तो ये इंतजार हर किसी को लगा रहता है, हमें भी लगा रहता है, क्या आ रहे हैं, बच्चों के बैच आ रहे हैं, हर किसी को किसी का है इंतजार। तो उसकी कंडीशन में ध्यान रखिएगा, एरोमेटिक करेक्टर पहले लिया जाता है, फिर रेजोनेंस लिया जाता है, फिर हाइपर कंजुगेशन एंड देन इंडक्टिव फैक्ट यूज होता है। तो चलिए कुछ बच्चों के इसमें डाउट हैं, तो मैं एक बार सारे बच्चों के रिकैप भी कर लीजिए आप, जिन्होंने कर रखा है, नहीं कर रखा है उन बच्चों को तो ध्यान से देखने की बात है कि देखो, जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास एरोमेटिक, और एक होता है हमारे पास नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, और एक होता है, ध्यान रखना, हमारे पास एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। 3 कंपाउंड है अपने, मतलब 3 तरह का नेचर होता है साइक्लिक कंपाउंड का, वट एवर, चाहे एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। देखिए इसकी कंडीशंस क्या है बेसिकली, नंबर 1 तो ये सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए, सिस्टम मस्ट बी साइक्लिक, ऐसे पूरा लिख देता हूं इसको, सिस्टम मस्ट बी साइक्लिक। सिस्टम मस्ट बी साइक्लिक।
नॉन एरोमेटिक के साथ जरूरी नहीं कि साइक्लिक हो। अच्छा, देखना है, चलो वैसे लिख देते हैं साइक्लिक है, और मैं समझा दूंगा, 2 मिनट दीजिएगा, आप लोग सारी बातें आपको समझ में आएंगी। एक साथ मेरे लिख लीजिए, सिस्टम मस्ट बी साइक्लिक। जो इसकी कंडीशन है ना, आप देख रहे हो, एंटी एरोमेटिक की लगभग एक जैसी होंगी। दूसरा, एक हकल साइंटिस्ट थे, हकल के अकॉर्डिंग, जो हकल रूल होता है उसके अकॉर्डिंग देखो क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये n एक इंटीजर है, इसकी वैल्यू हम लोग 0, 1, 2, n की वैल्यू मान लो 0, 1, 2, 3, 4 रखेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं। तो देखिए, अगर हमने यहाँ 0 रख दी तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर हमने यहाँ पे 1 रख दी तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर हमने यहाँ पे 2 रख दिया तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर हमने यहाँ 3 रख दिया 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर हमने यहाँ 4 रख दिया तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये ध्यान रखना है। मतलब हकल रूल, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना रूल दिया 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो नॉन एरोमेटिक में क्या है, एक 4n+2 पाई भी हो सकता है, ठीक है ना, और 4n भी हो सकता है, पॉसिबल है। यहाँ पर दूसरी वाली बात करें तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अगर मैं इसमें n की वैल्यू 1 लिखूं तो उस कंडीशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। अच्छा देखो, ध्यान से देखना कि जो थर्ड वाला पॉइंट है ये है कि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, इसमें ध्यान रखना, इसमें sp2 होता है। sp2 जिसमें होगा वो ध्यान रखना प्लेनर होगा। प्लेनर मतलब जैसे बोलते थे ना ट्राइगोनल प्लेनर। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है, ध्यान रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन इसमें जो है वो sp3 होगा। ये नया है, मतलब इसमें sp2, उसमें भी sp2, बट बीच वाले में नॉन एरोमेटिक में क्या होगा, sp3। तो देखो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो ध्यान रखना sp2 होता है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब ये प्लेनर है और ये भी प्लेनर होगा, बट ये कैसा होगा, नॉन प्लेनर। सिस्टम मस्ट बी नॉन प्लेनर। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि बताओ भाई ये कौन से कंपाउंड में कैटेगराइज किया जाएगा, इन तीनों में से कौन सा होगा। तो इन तीनों में से आप लोग देख रहे हो कोई भी साइक्लिक नहीं है, ये साइक्लिक नहीं है, ये केवल रेजोनेंस है, जबकि यहां पर इन तीनों में से तो कोई नहीं होगा। ये ब्यूटा 1,3 डाइईन है, ये साइक्लिक ना होने के कारण इन तीनों में कैटेगराइज नहीं किया जा सकता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आपसे पूछूं, ये कोई कंपाउंड है, या बेंजीन से शुरुआत कर लेते हैं। देखो ये बेंजीन है अपने पास, बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो 1, 2, डबल बॉन्ड को पाई बोलते हैं ना, 3, 4, 5, 6, तो ये 2 और ये 2 और ये 2, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या आपको पता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में जाने वाले हैं, ये एरोमेटिक में। तो ये जो सिस्टम है, ये जो बेंजीन है, वो हाईली स्टेबल है बिकॉज ऑफ एरोमेटिक करेक्टर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और देखो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो हमारे पास नैप्थलीन है, ये हमारे पास नैप्थलीन है। अब आप इसमें देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप देख पा रहे हो कौन सा सिस्टम होगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स में भी एरोमेटिक होगा। तो दिस इज ऑल्सो दी एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं फेनेथ्रेसिन, ठीक है, तो
अगर हम बात करें तो ये कौन सा सिस्टम होगा, तो देखिए ये भी एरोमेटिक होगा। कैसे पता लगा, आप यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी एरोमेटिक करेक्टर होगा। नेक्स्ट देखिए, इसको हम एंथ्रासिन बोलते हैं, ये फिनेप्थ्रीन है और ये जो है वो एंथ्रासिन है। ठीक है, अगर 3 रिंग ऐसे करके आ जाती हैं तो उसको एंथ्रासिन बोलते हैं, एंथ्रासिन। तो ये भी एरोमेटिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो कौन सा सिस्टम है बोलो, वो भी एरोमेटिक है या नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं ये सिस्टम कौन सा है, अब कौन बच्चा टाइप करेगा, जल्दी से बताइए, टाइप करके कौन सा होगा। हाँ जी, ये कौन सा सिस्टम है बताओ जरा जल्दी से, ये कौन सा सिस्टम है। कोई बच्चा बताएगा ये कौन सा सिस्टम है, जल्दी से टाइप करो आप लोग, जल्दी से टाइप करो। साइक्लिक, साइक्लिक तो है मन्नू, बट इसमें कौन सा है ये बताना है, इन तीनों में से कौन सा है। आप देख रहे हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है ना, जिसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है उसको हम नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। समझ रहे हो, साइक्लिक तो है बट कॉन्जुगेशन नहीं है, समझ रहे हो ना, कॉन्जुगेशन। एक चीज और लिख देता हूं यहां पे, जैसे मैंने लिख तो रखा है प्लेनर, लेकिन फिर भी एक लाइन और डाल देता हूं, सिस्टम मस्ट बी इन कॉन्जुगेशन, है ना, वो ज्यादा सही रहेगा आपको, सिस्टम मस्ट बी इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। अच्छा, इसमें कॉन्जुगेशन की जरूरत कोई भी नहीं होगी, ध्यान रखना, कॉन्जुगेशन की रिक्वायरमेंट कोई भी नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या इसमें कॉन्जुगेशन होगा, बिल्कुल होगा, सिस्टम मस्ट बी इन कॉन्जुगेशन, ऑलवेज रिमेंबर, ये कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, प्लेनर भी होगा ये, मतलब जो एंटी एरोमेटिक है ऑलमोस्ट एरोमेटिक की तरह ही उसकी कंडीशन है। तो बताओ सिस्टम कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, सिस्टम क्यों, क्योंकि आप लोग देख रहे हो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इस कार्बन का, एवरी कार्बन का sp3 है, समझ रहे हो। अब जैसे मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया, बताओ क्या है ये, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये कौन सा वाला होगा बताओ, कोई बच्चा बताएगा। तो क्या आपको पता है इस कार्बन पे भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, जब सिंगल बॉन्ड होते हैं ना उसमें हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो ये सिस्टम भी ध्यान रखना नॉन एरोमेटिक है, दिस सिस्टम ऑल्सो इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आंसर देते रहो जिससे मुझे आइडिया लगे कौन बच्चा क्लास में है। अब देखो, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं ये कैसा है, ये भी नॉन एरोमेटिक है, क्यों। अब आप कहेंगे सर इसमें तो रेजोनेंस है, नहीं, अगर रेजोनेंस से पहले की बात की जा रही है, मतलब आपको तो ऐसे दे रखा है ना, ये कंपाउंड दे दिया और बोला मॉलिक्यूल दे दिया और फिर पूछा आपसे बताओ ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, नन ऑफ दिस, तो क्या लगा के आओगे, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो जैसे मान लो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, तो बताओ ये सिस्टम कैसा है, ये सिस्टम कैसा है, जल्दी से बताइए, ये सिस्टम कैसा है। हाँ जल्दी से टाइप करिए, ये सिस्टम कैसा है। एंटी, ओहो,
कितने पाई इलेक्ट्रॉन से पता है आपको? 2 पाई। अब देखो एंटी में क्या 2 पाई आते हैं? देखो एंटी में 2 पाई नहीं आते हैं। कितने आते हैं इसमें? 4 पाई, है ना। तो देखो इसमें 2 पाई आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। अच्छा हर कार्बन देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है या नहीं है? देखो sp2 है ना। डबल बॉन्ड होता है तो sp2 होता है, नहीं होता है? sp2 है। अब आप कहेंगे सर ये sp3 है, नहीं है, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन आ रहा है, रेजोनेंस आ रही है ना। अब देखो इसने क्या किया है, रेजोनेंस के थ्रू अपने पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, यानी कि एवरी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लेनर है, और प्लेनर के साथ साथ ये एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये कैसा होगा हमारे पास? एरोमेटिक। ये आपको ध्यान रखना है। अब बताओ ये सिस्टम कौन सा है? ये सिस्टम कौन सा है? कौन बच्चा बताएगा? जल्दी से बताओ, ये सिस्टम कौन सा है? बोलिए, ये सिस्टम कौन सा है? विशाल कोशिश बहुत अच्छा करते हुए, कोशिश होनी चाहिए, मुझे सबसे अच्छा लगता है आप लोग कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, कोशिश नहीं करता तो उसकी तो हार होती है। गलत सही उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज गलत है कल सही होगा ही होगा। देखो विशाल, इसमें क्या है, ये तो कार्बन sp2 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 समझ रहे हो आप? डबल बॉन्ड होता है वहाँ sp2 होता है, ठीक है। यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है। बट हो क्या गया कि इस कार्बन पे ना सिंगल बॉन्ड आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव तो आया नहीं है, सिंगल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये वाला कार्बन जो है वो कौन सा हो गया? sp3। अगर किसी सिस्टम में मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है तो वो नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है, समझ रहे हो? ऐसे करके होगा। देखो ये क्या करना है आपको, ये नोट कर लेना, और थोड़ा थोड़ा मैं अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, चिंता ना करो। एक मैंने टॉपिक ले रखा है, इसमें कुछ बच्चों को डाउट थे, तो जिनको डाउट है मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। डाउट लेना है तो पूरा ही पूरा एक बार ढंग से समझा देता हूँ, फिर डाउट ले लूँगा। तो क्या है इधर, ये जो नॉन एरोमेटिक आप देख रहे हो ना, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर एक भी कार्बन sp3 हो गया तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नॉन एरोमेटिक, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, आप बिल्कुल बताते रहो, एक फेज ऐसी आ जाएगी कि आपको समझ में आ जाएगा चल क्या रहा है। चलो भैया बताओ जरा नया क्या है। हाँ जी भाई साहब बोलो। हाँ जी, क्वेश्चन है, जल्दी बताओ जल्दी, क्या है ये? देखो अनीक ने शायद सही जवाब दे चुका है। अनीक का एंटी एरोमेटिक है, मन्नू का नॉन एरोमेटिक है, बाकी बच्चे कहाँ हैं? जल्दी टाइप करो, जल्दी से टाइप करो। हाँ देखो इसमें क्या होता है, ये पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4, नेगेटिव में क्या होता है, बढ़ जाता है ना, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा सिस्टम एरोमेटिक है या नहीं है? एवरी कार्बन sp2 है, देखो एवरी कार्बन sp2 है या नहीं है? अब चेक करो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें किस में आ रहे हैं? अब देखो क्या एरोमेटिक में कहीं आपको 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स देखो, इलेक्ट्रॉन्स या तो 2 आने चाहिए, 6 आने चाहिए, 10 आने चाहिए, 14 आने चाहिए, इस तरीके से आने चाहिए। अब देखो जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, देखो एंटी एरोमेटिक है या नहीं है? तो ये एंटी एरोमेटिक है। कैसा है बेसिकली? एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो अभी बताओ ये कौन सा है? चलो देखो बोरॉन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2 है और हाइड्रोजन की 2.1 है, ये भी लिख दिया है मैंने, अगर आप बॉन्ड बॉन्ड तोड़ना चाह रहे हो तो समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है नया। बताओ भाई
कौन बच्चा बताएगा इसका क्या है? ये एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? और बच्चे टाइप करो जल्दी फटाफट से। हाँ जी, और बच्चे टाइप कर रहे हैं। बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे हो? देखो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है ना, उस पर नेगेटिव जाता है, इस पर पॉजिटिव। अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए पता है? 1 2 3 4। 4 मतलब एंटी एरोमेटिक। दिस इज द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। अच्छा ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजोनेंस एनर्जी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेसिकली, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरोमेटिक करेक्टर। या आपको और थोड़ा सही वे समझाता हूँ, इसका और सिंपल वे समझेंगे, थोड़ा सा वैसा हो रहा है ये। देखो ध्यान रखना, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बट जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा एरोमेटिक करेक्टर होगा। क्लियर है? इन तीनों में मैं आपसे पूछूं कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, ये जो तीनों देख रहे हो ना आप, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, इन तीनों में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, सबसे पहले होता है एरोमेटिक, फिर होता है हमारे पास नॉन एरोमेटिक, और फिर होता है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ ऐसे होगा। दूसरा, अगर इसमें पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए, मान लो इसमें पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए, तो ये जो है वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब नॉन एरोमेटिक को आपको बीच में रखना है, एरोमेटिक सबसे ज़्यादा, और एंटी कहते हैं ना पूरा अपोजिट एरोमेटिक का, उसको बोलेंगे। ठीक है। दूसरा देखिए, मान लो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे आ गया, तो बताओ ये कौन सा सिस्टम है? बोलो, तीनों में से डिफाइन करो, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। हाँ जी, कौन सा वाला है बताओ, जल्दी से बताओ, इसमें कौन सा है? अनिक का आ गया आंसर, बाकी बच्चों का है? बाकी बच्चे ही बोलो। मन्नू अभी समझ में नहीं आया, अभी विशाल को भी समझ में नहीं आया। देखो इसमें क्या है, मन्नू एंड विशाल ध्यान दो आप लोग, 1 2 3 4 5 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। समझ रहे हो? देखो दोबारा से ध्यान दो, एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे लगाया करो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो यहाँ पे ऐसे रख के देखा करो, पहले यहाँ काउंट कर लिया करो इलेक्ट्रॉन्स को, 1 2 3 4 5 6, इसमें है ना। माइनस में ध्यान रखना 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं, और प्लस में कोई काउंट नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू मान लो 1 रखो, तो देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, नहीं हो गए? तो ये जो भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो एरोमेटिक होगा, तो दिस इज द एरोमेटिक नेचर। ठीक है। और देखो और करते हैं क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल, अब बताओ ये कैसा सिस्टम है, देखते हैं कौन बच्चा सही बता रहा है, बताओ। बताओ ये कौन सा सिस्टम है तीनों में से? नॉन एरोमेटिक। अनेक का आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे सोचते हुए। निशेष का नॉन एरोमेटिक, नितिन का एरोमेटिक, और बताओ भाई साहब। हर तरीके से देखा करो आप लोग। अब देखो पता है क्या होगा, ये रेजोनेंस होगी, तो रेजोनेंस की वजह से ये यूं हो जाएगा। अब आपको पता है ये नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, तो यहाँ अगली आर एस क्या बन जाएगी? अगली आर एस यहाँ डबल बॉन्ड बन गया,
यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव रह गया। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या पूरा सारे कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा? ध्यान रखना। और उसके हिसाब से क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हमारे पास एरोमेटिक होगा। क्यों? क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में अभी आप n की वैल्यू 0 कर दीजिए, समझ रहे हो? तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। दूसरा बच्चा सोचे कि अच्छा sp3 होगा। sp3 वहाँ होता जहाँ कॉन्जुगेशन नहीं आ रहा होता। ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव आए ना, इनकी वजह से क्या होगा पता है? अब जैसे देखो, मैं अगली आर एस बनाऊं, इसको यूं घुमाऊं, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। तो अगला वाला क्या हो गया पता है आपको? यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव। मतलब आप देख रहे हो हर कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, हर कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ रहे हो? तो सिस्टम कैसा है? एरोमेटिक। नेक्स्ट देखो, स्क्वायरिक कंपाउंड, थोड़ा सा एक आइडिया लगवा देता हूं। स्क्वायरिक एसिड बोलते हैं इसको। जैसे मान लीजिए जो अभी हमने किया है ना, कुछ इस तरीके का ही होता है। जैसे मान लीजिए ये, ठीक है। अब ये, अब आपसे पूछेगा बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो बताओ ये कौन से कंपाउंड है? ये कौन से कंपाउंड हैं? बताओ ये एरोमेटिक होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, तो देखो यहां पे क्या होगा बेसिकली, ये जो स्क्वायरिक कंपाउंड देख रहे हो ना आप, इसमें यहां पे जाएगा ये पॉजिटिव, इसमें यहां पे जाएगा ये पॉजिटिव, ठीक है, इस तरीके से। अब पॉजिटिव पॉजिटिव तो हो गए। अब क्या नया है? अब मान लो अगर हम बेस करें, इसमें बेस डालें 1 मोल या 2 मोल, तो देखो ये क्या होगा बेसिकली, यहां से चला जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन यहां से चला जाएगा। जब यहां से जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें बेसिकली क्या होते हैं? ये स्क्वायर कंपाउंड है। स्क्वायर कंपाउंड में भी क्या होते हैं? ये एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना, मतलब इसी तरीके से बनते जाएंगे। जैसे और बताऊं मैं आपको, अब जैसे आपको समझो कि KOH ना दिया और OH ही दे दिया, तो यहां डबल बॉन्ड दे दिया, तो अब होगा यही जो पहले वाले की तरह हो रहा है। देख रहे हो आप? ये कॉन्जुगेशन में जाते रहेगा, तो होगा क्या? एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो ये हमारे पास है पाइरोल, दिस इज नोन एज दी पाइरोल। अब बताओ ये कैसा है? ये पाइरोल बोलते हैं इसको, ये पायरेडीन बोलते हैं ना, ये पायरेडीन है, ठीक है। तो बताओ पाइरोल में कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? जल्दी से टाइप करो। अब देखो पाइरोल में 4 इलेक्ट्रॉन्स तो ये रहे, 1 2 3 4 है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, तो ये कॉन्जुगेशन में चले जाएंगे ना, आपस में रेजोनेंस होती रहेगी, तो हर कार्बन इस पे डबल बॉन्ड आता रहेगा। जब डबल बॉन्ड आता रहेगा आपको पता ही है कौन सा होगा सिस्टम? प्लेनर, sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एरोमेटिक होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है? ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ना अंदर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे पता है? अगर ये अंदर चले गए तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है? एंटी एरोमेटिक। तो ये लॉन पेयर, इनको बोलते हैं नॉन हकल। नॉन हकल मीन्स एरोमेटिसिटी में कंसीडर नहीं किए जा रहे हैं, उनको बोलते हैं नॉन हकल। ये कैसे हैं? हकल लॉन पेयर। हकल मीन्स ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं कॉन्जुगेशन में। क्यों? इनकी वजह से तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ये हकल लॉन पेयर है, नॉन हकल है, तो इसके हिसाब से हम बोलेंगे एरोमेटिक। क्यों? अब पता है ये अंदर चले जाएं तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जो कि कैसा हो जाएगा सिस्टम? एंटी एरोमेटिक, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और देखो क्वेश्चन, अब बताना है आपको ये कौन सा सिस्टम है जो मैं लिख रहा हूं। चलो अब बताओ ये कौन सा सिस्टम है जो मैंने अभी लिखा है।
हाँ जी बताओ, कौन बच्चा बता रहा है? जल्दी इसका आंसर दो फटाफट से। तो देखो, ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद हो गया एंटी एरोमेटिक। समझ रहे हो? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, ऐसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं ये कौन सा सिस्टम है, तो चलो जल्दी फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। कुछ बच्चे भागने लगे हैं। हाँ, इसका मतलब अब देखो, विशाल वगैरह ने अब बिल्कुल सही दे दिया आंसर। चलो बताओ भाई साहब, ये कौन सा है? तो ध्यान रखना, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6। आप कहोगे सर इसमें sp3 नहीं, ये कॉन्जुगेशन की वजह से ना sp2 हो जाएगा सब में। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक, ठीक है। अब ध्यान रखना है दूसरा, एक चीज आपको नोट ध्यान रखना है। नोट क्या है? एरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी, aromaticity and anti-aromaticity is always higher for a smaller ring, always higher for a smaller ring। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि बताओ भाई विच वन इज द मोर स्टेबल। अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही एरोमेटिक हैं, अब हम देख पा रहे हैं दोनों ही रिंग एरोमेटिक हैं, तो हमसे पूछा विच वन इज द मोर स्टेबल। तो पता है आपको, जो छोटी रिंग होती है वो ज़्यादा एरोमेटिक करेक्टर होता है, तो जितना ज़्यादा एरोमेटिक करेक्टर होगा उसका ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो ये किसका ऑर्डर लगाया है हमने? स्टेबिलिटी का, ठीक है, ध्यान रखना है। दूसरा, मान लो हमारे एग्जाम में कुछ ऐसे करके आ जाए, हमारे एग्जाम में कुछ ऐसे करके आ गया। अब हमें पता है कि ये दोनों ही एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक है। अब इन दोनों में विच वन इज द मोर स्टेबल? तो ध्यान रखना, इसका तो एंटी एरोमेटिक करेक्टर ज्यादा है, इसका जो एंटी एरोमेटिक करेक्टर है वो ज्यादा है, इसका जो एंटी एरोमेटिक करेक्टर कम है। तो इस समय कौन सी रिंग ज्यादा स्टेबल होगी? ये, जिसका एंटी एरोमेटिक करेक्टर कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगी, जिसका एरोमेटिक करेक्टर ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो ध्यान रखना, स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। तो किसी रिंग की एंटी एरोमेटिसिटी इंक्रीज करती जाएगी तो वहां पर उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी। जो स्मॉलर रिंग है उसकी एंटी एरोमेटिक करेक्टर बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन और डालते हैं, बताओ विच वन इज द मोर स्टेबल? विच वन इज द मोर स्टेबल? तो फर्स्ट वन इज द मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ एरोमेटिक करेक्टर। इसमें कैसा है? एंटी एरोमेटिक करेक्टर। तो जो छोटी रिंग होती है, अब इसमें तो दोनों की रिंग साइज सेम है, तो यहाँ पे ये एरोमेटिक है और दूसरा वाला कैसा है? एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है। और देखिए एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास यहाँ सल्फर आ गया, ठीक है, ये ऐसे है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा बताओ भाई ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा एरोमेटिक। क्यों होगा भाई? ये लॉन पेयर अंदर चले जाएंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये एरोमेटिक है, इसको बोलते हैं थायोफिन। दिस इज नोन एज दी थायोफिन, ठीक है। एक अभी आपको बताया था ये पायरोल है, दिस इज द पायरोल एंड दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। ये है फ्यूरान,
ठीक है, ये ध्यान रखना, दिस इज द फ्यूरान। इनको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। पता है आपको क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ एक कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम डाल दिया, दैट इज कॉल्ड द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये वाला भी कौन सा होगा? एरोमेटिक। अगर मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताओ भाई इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा इन तीनों में, तो मैं देखना चाह रहा हूं आप लोगों को कि कौन बच्चा बिल्कुल राइट आंसर देगा। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बताइए, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 1 2 3, अनीक ने आंसर कर दिया है और बिल्कुल सही जवाब। देखो क्या होता है यहाँ पे कि जब ये लोन पेयर देगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ध्यान रखना, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक केमिस्ट्री की कहानी होती है। कहानी इतनी सी है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पे नेगेटिव चार्ज का होना बहुत जरूरी है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की 3.5 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है और सल्फर की भैया होती है 2 पॉइंट समथिंग करके। हाँ, क्योंकि ये ओल्ड स्टाइल से टीपो उसमें ना 2 पॉइंट समथिंग करके। तो दोबारा से सुनिएगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है उस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा देर तक रह सकता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है उस पे नेगेटिव चार्ज का होना जरूरी होता है। तो अगर इन तीनों में ही देखा जाए, समझ रहे हो ना, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज को कौन बियर कर सकता है? सल्फर। तो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर है 1 2 एंड 3। ठीक है, हमारा यहीं पे फिनिश हुआ और आज का यहीं तक है सेशन। नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, इसको हम टाइम यूटिलाइज बोलते हैं। तो हर क्लास को एंजॉय के साथ पढ़ें, कोशिश करते रहेंगे कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आती रहें, लेकिन इस पे अप्रोच जरूर बनाएं, एप्लीकेशन जरूर करें, क्वेश्चन जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।